नमस्कार मित्रों, दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर भारत जनगणना कराने में असफल क्यों साबित हुआ है। किसी भी देश की जनगणना वहां का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके आधार पर ही पता लगता है कि उस देश की जनसंख्या को किसकी आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर वह देश कहाँ जा रहा है, किन क्षेत्रों में हमें योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। भारत में 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में आज इसी विषय पर बात करेंगे। 3 खंड में इस वीडियो को मैंने बांटा है। पहले जानेंगे कि आखिर जनगणना है क्या, फिर समझेंगे जनगणना कराने में सरकार असफल क्यों साबित हुई है, और फिर जानेंगे इसका वर्तमान राजनीति पर और देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जनगणना के इतिहास से। तो प्रारंभिक समय अर्थात प्राचीन काल में भी जनगणना के उल्लेख हमको मिलते हैं वेद और पुराणों में। इसके अलावा आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उन्होंने भी कहा था कि एक राजा को अपनी प्रजा के लिए योजनाएं बनानी है तो इसके लिए उसको पता होना चाहिए कि देश की जनसंख्या क्या है। फिर आईने अकबरी में भी हमें मिलता है कि अकबर के कालखंड में जनगणना हुई थी। लेकिन मॉडर्न समय की बात करें तो 1872 में जब अंग्रेजों का शासन देश में चल रहा था, उस दौरान लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई थी। लेकिन जनगणना काफी सीमित समय के लिए थी या सीमित लोगों के बीच में हुई थी। 1881 में रिपन बना इंडिया का वायसराय और उसने देश में जनगणना कराई। उसके बाद से लगातार हर 10 साल में देश में जनगणना हो रही है। मतलब 1891, 1901, 1911, 1921, ऐसे करके 2011 तक लगातार जनगणना हुई है। इन जनगणना में सरकार को कई बार ऐसी मदद मिली है जिसकी वजह से देश में सही योजनाएं लागू होती चली आई हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1961, 1971, 1981 या 30 साल ऐसे रहे हैं कि देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ। सरकार ने जनगणना के आधार पर ही पता लगाया कि देश में प्रजनन दर लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर यह प्रजनन दर इसी तरीके से बढ़ती रही तो एक समय देश में संसाधन की कमी हो जाएगी। तो सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को शुरू किया, जिसकी वजह से 1991, 2001 और 2011 में आपको देश की प्रजनन दर घटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देश में जो आरक्षण 1990 में लागू किया गया मंडल कमीशन के आधार पर, वह भी 1931 की जनगणना के आधार पर था। एक्चुअली 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, जिसको आधार बनाकर 1978 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दी जाने की बात कही गई थी। इसी कमीशन को वीपी सिंह सरकार ने 1990 में लागू किया। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आर्थिक और सामाजिक स्तर के लिए जनगणना का होना कितना आवश्यक है। इसके आधार पर ही सही तरीका आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार असफल क्यों साबित हुई है। कोविड शुरू हुआ था 2020 में, कोविड 19 बोलते हैं, लेकिन 2020 में इसका आपको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। उस दौरान पूरी दुनिया में लगभग 143 देशों ने अपने यहां जनगणना करा ली थी। लेकिन वर्तमान समय तक 44 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहां जनगणना नहीं कराई है। इसमें अधिकतर देश वह हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, लेकिन इसमें भारत का भी नाम है। भारत 2020 से लगातार जनगणना को टालता जा रहा है। अभी भी सरकार इसको लेकर असफल साबित हुई है। मतलब 2011 से 2025 आ चुका है और अभी तक मोदी सरकार जनगणना नहीं करा पाई है। उनके ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा है, उसके बाद भी जनगणना कराने में वो असफल साबित हो रहे हैं। कोविड 19 का बहाना लेकर सरकार ने जनगणना को बहुत टाला। लगातार संसद में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप जनगणना क्यों नहीं करा पा रहे हैं। डिजिटल जनगणना की बात करते लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्य यहां पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। 2025 आ चुका है और सरकार ने अभी तक जनगणना को लेकर कोई भी इनिशिएटिव यहां पर नहीं लिया हुआ है। अपनी बातों को वह ढोल पीटती रहती, लेकिन जनगणना को लेकर सरकार अभी भी मुंह छुपाए घूम रही है। अगर जनगणना नहीं कराएगी तो देश में वर्तमान आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता के बारे में पता कैसे लगेगा। अगर जनगणना नहीं होगी तो देश की स्थिति के बारे में आप पता नहीं लगा सकते। अब समझते हैं कि आखिर जनगणना न होने की वजह से देश में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं 128वें संशोधन विधेयक के आधार पर, जिसे कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
अब आप देखेंगे कि अभी तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की सीटों के लिए, मतलब जो लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, इनको लेकर आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2023 में एक संशोधन बिल पास होता है जिसके आधार पर कहा गया कि भैया लोकसभा और विधानसभा में हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में यह लागू हो नहीं पाया। सरकार ने कहा है कि 2029 के लोकसभा में इसको हम लागू करेंगे। लेकिन 2029 में लोकसभा, 2026 में परिसीमन आयोग के आधार पर ही होगा। परिसीमन आयोग बनने के लिए जनगणना का डेटा होना यहां पर जरूरी है। जनगणना अभी तक शुरू नहीं हुई है। अगर जनगणना नहीं होगी तो परिसीमन आयोग के आधार पर परिसीमन कैसे बनाया जाएगा? तो पहली चीज तो यही है कि अगर आप लोकसभा में और विधानसभा में सीटों का सही निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कैसे करेंगे? पहली समस्या तो यहां आ रही है कि परिसीमन के आधार पर आपको देश में लोकसभा की सीटों का सही निर्धारण करना है और दूसरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सही तरीके से लागू करना है, अन्यथा यह केवल जुमला मात्र रह जाएगा। एक और बात, देश में लगातार सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। अगर आप जनगणना को देखेंगे तो जनगणना में सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस भी करवाया जाता है। 2011 में यह सेंसस हुआ था, लेकिन इसका डेटा पब्लिक नहीं किया गया था। लेकिन सरकार जो अपनी योजनाएं बनाती है, इन योजनाओं के लिए सेंसस तो उनके पास रहता है, डेटा उनके पास रहता है। वो सही योजनाएं यहां पर लागू करवा पाती हैं या बना पाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में सेंसस हो नहीं पाया है, तो ऐसे आधार पर यह सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा हमारे पास कहां से आएगा? देश में जो जाति, जो संप्रदाय अगर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए हम सही डेटा कहां से लेके आ पाएंगे? सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भाई कोविड के दौरान हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। लेकिन अगर जनगणना का डेटा हमारे पास नहीं है, इसका मतलब आप 2011 की जनगणना के आधार पर यहां पर डेटा दे रहे हैं और वह डेटा 15 साल पुराना हो चुका है। तो फिर आपके सामने यक्ष प्रश्न यही है कि वर्तमान समय में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह 2011 के आधार पर तो आप नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको वर्तमान डेटा चाहिए होगा। इसके अलावा प्रजनन दर क्या है, क्योंकि अगर प्रजनन दर का यहां पर पता नहीं चलेगा तो देश की जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, इसके बारे में अंदाजा कहां से लगा पाएंगे? देश में कितने युवा हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, उनकी योजनाओं को आप कैसे निर्धारित कर पाएंगे? तो जनगणना का होना आवश्यक है, अन्यथा देश की समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। आर्थिक असमानता का स्तर यह हो चुका है कि देश में 2/3 लोगों के पास इस समय खर्च करने का पैसा नहीं है। देश में मात्र 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, बाकी 2/3 जनता यहां पर पैसे के अभाव में जी रही है। अगर आपके पास सेंसस का डेटा होगा तो आप इनके लिए सही तरीके से कार्यक्रम लागू करवा पाएंगे, और जब कार्यक्रम लागू होगा तो देश में सामाजिक उत्थान बहुत अच्छे से होगा, आर्थिक उत्थान बहुत अच्छे से होगा। लेकिन सरकार इन सब चीजों में असफल साबित होते हमको यहां दिखाई दे रही है। मोदी सरकार कई चीजों में अपनी पीठ थपथपाते हमको दिखती है, लेकिन कई बेसिक चीजों में उनकी गलतियां यहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जनगणना को लेकर सरकार को योजना बनानी पड़ेगी। देश में सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिकली करना पड़ेगा, अन्यथा इस देश में आप योजनाएं सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। बाकी दोस्तों, हम लोग करते रहेंगे चर्चा। वीडियो अपना समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और अनैतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।